नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। आज हम हिंदी की यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी यूनिट 1 के तौर पर हमारे सामने है उपन्यास स्वरूप और संरचना, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास तथा प्रेमचंद द्योत्र उपन्यास। तो आज हम यूनिट 1 के पार्ट 1 के तौर पर देखेंगे कि उपन्यास विधा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, यानी जो उपन्यास विधा है उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे उसने विकास का रास्ता पकड़ा, उसकी विषय वस्तु, भाषा आदि का स्वरूप क्या रहा, उसकी क्या दिशा रही। इन उपन्यासों ने समाज को, संस्कृति को, राष्ट्र को किस रूप में आत्मसात किया और उपन्यासकारों ने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है वो 4 कालखंडों में बटा हुआ है, जिसमें प्रथम काल हमारा है आदिकाल, जो 1050 से लेकर 1375 तक का है। दूसरा हमारे सामने है भक्ति काल, जो 1375 से लेकर 1700 तक का है। तीसरा हमारे सामने है रीतिकाल, जो 1700 से लेकर 1900 तक का है। चौथा हमारे सामने है आधुनिक काल, जो 1900 से लेकर अब तक का है। तो ये जो पहले 3 काल हैं ये पद्य में लिखे जाते थे और आधुनिक जो काल है वो गद्य में लिखा जाने लगा। तो गद्य के विकास के साथ ही उपन्यास का विकास हमें मिलता है। तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। तो पद्य साहित्य वो होता है जो जटिल भाषा में होता है, एक लाइन में ही कई सारे मीनिंग उसके निकलते हैं। पद्य को गायन रूप में लिख सकते हैं। पद्य में तुक, अलंकार, श्रृंगार, रस आदि चीज़ें हमें दिखाई देती है। इसमें मुख्यतः लयात्मकता और ज्ञात्मकता की भूमिका रहती है। तुकबंदी, छंद आदि चीज़ हम देख सकते हैं। इसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो पद्य साहित्य वो साहित्य जिसे केवल एक सीमित वर्ग ही पढ़ पाता है, समझ पाता है। ये केवल शिक्षित वर्ग ही समझ पाता है। लेकिन गद्य साहित्य वह साहित्य होता है जिसकी भाषा सरल होती है, जिसे गाया नहीं जा सकता। गद्य में लय नहीं होती, इसमें साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये गद्य जो साहित्य है इसके अंतर्गत ये होता है कि इसे अशिक्षित वर्ग से लेकर शिक्षित वर्ग के लोग, हर एक लोग से इसे समझ पाएंगे। पद्य में क्या होता था कि लोगों को गा गा कर सुनाया जाता था, लेकिन वो उसको एंजॉय करते थे, समझ नहीं पाते थे। लेकिन गद्य में लय नहीं होती, उसे गाया नहीं जा सकता। तो जो बात लेखक कहना चाहता है उसको अगर कोई अशिक्षित को पढ़कर भी सुनाएगा तो वो डायरेक्ट उसकी बात को समझ जाएगा कि लेखक ने इस बारे में क्या कहा है। तो इस तरीके से गद्य और पद्य में अंतर हम समझ चुके हैं। गद्य का विकास जब हुआ, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जब अंग्रेज हमारे देश में थे। तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का आगमन भारत में मुख्यतः व्यापार की दृष्टि से हुआ था। वे साथ में अपना आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, नई सोच, आधुनिकरण आदि चीज़ें हमारे अपने साथ लेकर आए थे। अंग्रेज़ों ने ही जो भारत में प्रथम कॉलेज की स्थापना की थी, वो प्रथम कॉलेज 1819 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें लल्लूलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आदि इसमें रही हैं। तो जो कॉलेज की स्थापना थी वो शिक्षा के लिए की गई थी कि लोगों को शिक्षा मिले। तो शिक्षा के जब माध्यम से लोग जागरूक हुए तो उनमें पुनर्जागरण का काल आया। पुनर्जागरण, पुनर् यानी दोबारा, जागरण मीन्स जाग जाना, तो दोबारा जाग जाने वाला काल आया। अब हम ये सोचें कि दोबारा जाग जाना यहाँ पर क्या है, तो ये जाग जाना नींद से जाग जाना नहीं था, बल्कि चेतना से जाग जाना था। जिस जागृति को लोग भूल बैठे थे उन्हें दोबारा जगाने के लिए कहा गया था। तो इसलिए इसे पुनर्जागरण, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। गद्य के जन्म के साथ साथ अलग अलग विधाएं भी सामने आई। गद्य का जन्म हिंदी के आधुनिक युग से हुआ है और उसके साथ साथ आधुनिक युग में अन्य विधाएं भी सामने आई। विधा के तौर पर कहानी विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा, डायरी विधा, आलोचना विधा, यात्रा वृत्तांत विधा, संस्मरण विधा, रेखाचित्र विधा, जीवनी विधा, आत्मकथा विधा आदि बहुत सारी विधाएं उभर कर आई। तो चूँकि हमारे सिलेबस में इस बार कहानी और उपन्यास हैं और यूनिट 1 में तो हमारे सामने केवल उपन्यास ही है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम कहानी और उपन्यास में पहले अंतर करेंगे कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है, क्या ये चीज़ें इतनी अलग हैं या इनमें क्या समानताएं होती हैं।
तो मुख्यतः हम पहले कहानी और उपन्यास के अंतर को जानेंगे। कहानी जो होती है इसमें साइज छोटा होता है, ये लगभग 2-3 पेज तक ही ख़त्म हो जाती है। तो वहीं उपन्यास का साइज विस्तृत होता है, यानी जो अब हमारे सिलेबस को ही ले लीजिए, जो गबन उपन्यास लगा हुआ है उसमें लगभग 350 पेजों का इस्तेमाल किया गया है। इतनी बड़ी विधा होती है उपन्यास की, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तारपूर्ण चीज़ों को बताया जाता है। और कहानी अगर हम देखें तो जैसे हरिबिंदी कहानी है तो वो लगभग 1-2 पेज की ही कहानी है। तो इस तरीके से कहानी का साइज छोटा होता है और उपन्यास का साइज बड़ा होता है। कहानी के अंदर जो होती है पात्रों की संख्या कम होती है। जैसे हरिबिंदी में केवल गिने चुने ही पात्र लिए गए हैं, और जो उपन्यास विधा है उसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। मुख्य पात्र के साथ अन्य पात्र भी जुड़ते चलते हैं। जैसे गबन उपन्यास में मुख्य पात्र हमारे सामने जालपा और रमा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रतन, जोहरा, दयानाथ, दीनदयाल, इस तरह से हमें न जाने कितने पात्र देखने को मिलते हैं। तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, वहीं उपन्यास में पात्रों की संख्या विस्तृत होती है। यह पॉइंट हमारे सामने, कहानी में एक ही पक्ष को हम पढ़ पाते हैं, तो वहीं उपन्यास में हम व्याख्यापूर्ण चित्रण मिलता है। यानी कहानी में क्योंकि पात्र कम होते हैं तो उसके पक्ष भी कम होंगे, तो इसलिए इस तरीके से हम उसके कम पक्ष को पढ़ पाते हैं। तो वहीं उपन्यास में पात्र अधिक हैं तो हम हर पात्र के पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे सामने है कि कहानी में सिर्फ एक ही घटना को दिखाया जाता है जो मुख्य घटना होती है, तो वहीं उपन्यास में एक घटना के साथ कुछ बहुत सारी लघु घटनाएं हमें दिखाई जाती हैं। जैसे हमारा गबन उपन्यास है, उसमें मुख्य क्या है कि स्त्री का गहनों के प्रति प्रेम, लेकिन उसके साथ साथ समाज की अन्य मुख्य स्थितियों को भी दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि बाल विवाह, विधवा विवाह या अनमेल विवाह, इस तरीके से भ्रष्टाचार, राष्ट्र आंदोलन आदि चीज़ों को भी दिखाया गया है। तो इसमें उपन्यास में एक मुख्य घटना के साथ लघु घटनाएं जुड़ती चलती हैं, लेकिन कहानी में केवल एक ही घटना को दर्शाया जाता है। तो हमने जाना कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे सिर्फ हमारी जो यूनिट 1 है उसका बेस, उपन्यास विधा क्या होती है। ये उपन्यास विधा क्या इसके कारण थे कि उपन्यास विधा का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें उस शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा हमें पता हो। तो हम सबसे पहले उपन्यास शब्द के भी अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। अर्थ के तौर पर हम देखते हैं कि उपन्यास जो शब्द है वो 2 चीज़ों के योग से बना है, उप प्लस न्यास, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट, समीप या पास में, तो वहीं न्यास का अर्थ होता है रखे हुए का, स्थापित हुए का या विद्यमान होने का। अंग्रेजी में नोवेल जो शब्द है उसका उपन्यास के प्राय रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कोई ऐसी वस्तु जो हमारे निकट रखी है, जो हमारे जीवन के, हमारी जीवन शैली के तथा समाज के बहुत निकट है, उसको हम उपन्यास विधा के रूप में उपन्यास शब्द के माध्यम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि परिभाषाएं इसकी विभिन्न विद्वानों, रचनाकारों या आलोचकों ने क्या क्या दी हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास के स्वरूप और परिभाषा को देते हुए उस पर कहा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। यानी जैसे पेंटिंग में केवल एक चित्र के माध्यम से ही एक बहुत बड़ी बात बता दी जाती है, वैसे ही प्रेमचंद जी उपन्यास को वो चित्र ही मानते हैं, चित्र मात्र ही समझते हैं, जिससे उस पेंटिंग की संपूर्ण चीज़ को हम देख पाते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। जो मानव जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है, उस पर प्रकाश डालना तथा उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यानी जैसे गबन उपन्यास है, उसमें क्या है, रमा को ही ले लीजिए, तो जो रमा का चरित्र है उस पर प्रकाश डाला गया है और उसके जो रहस्य, तमाम रहस्य हमें मिलते हैं, उनको भी खोला गया है। तो यही उपन्यास का मूल तत्व होता है। प्रेमचंद जी ने अपनी इस परिभाषा में इस दृष्टि से हमारे सामने रखा है कि मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली विधा है उपन्यास। दूसरा हमारे सामने है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने कहा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है
तो इन्होंने भी इसी बात को कहा है कि मनुष्य का जो वास्तविक जो रियल उसकी लाइफ है उसमें थोड़ी कल्पना को ऐड करके जो कथा प्रस्तुत की जाती है वह उपन्यास होता है। अब हम जानेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिससे हिंदी का जो आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ और गद्य के विकास के कारण जो है उपन्यास विधा का विकास हुआ। इसमें परिस्थितियाँ जो हमारे सामने थी कि आज़ादी की नींव बन रही थी। धीरे धीरे जो लोग हैं वो जागृत होकर आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आने लगी थी। औद्योगिकीकरण बढ़ रहा था। लोगों के विचार मॉडर्न होने लगे थे। अंग्रेजी शिक्षा से लोग प्रभावित भी हुए। हमने जाना था कि अंग्रेज़ों ने जो कॉलेज खोला था उससे शिक्षा के कारण लोग जागृत होने लगे थे, तो उससे प्रभावित भी हुए, लोग जागृत भी हुए। पहले था कि ईश्वर को केंद्र में माना जाता था लेखन के अंतर्गत, तो यही जो आधुनिक काल है या आधुनिक जो युग है यहाँ पर ईश्वर को हटाकर मानव को केंद्र में रखा गया है। इसमें बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन भी चले, जिसमें बहुत सारे समाज सुधार आंदोलनों के तौर पर बाल विवाह, स्त्री प्रथा, इस तरीके से इनका विरोध करते हुए कुछ आंदोलन भी चले। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज आदि विभिन्न समाजों की स्थापना की जो समाज को सुधारने का कार्य करने लगे। भाषा पर जोर दिया गया कि पहले जो संस्कृत में जो चीज़ें लिखी जा रही थी उसको छोड़कर जो जन भाषा जो हिंदी थी उसको स्थान दिया गया, हिंदी को लिखा गया, इसमें उसको प्रमुखता दी गई। विषय वस्तु बदली, छापेखाने आने से भाषा में सुधार आया। दबे कुचले वर्ग को दर्शाया गया, समाज की स्थिति को दिखाया गया, जिसमें मजदूर, किसान, नारी आदि की जो स्थितियाँ थी, जो वास्तविक स्थिति थी, उसको पाठक वर्ग के सामने इसमें उपन्यास के माध्यम से परोस कर रखा गया। तो ये कुछ परिस्थितियाँ इसके अलावा और भी थी, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ थी जो हमारे लिए याद रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि उपन्यास, जो आधुनिक उपन्यास है, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। यानी हिंदी में हम जिस आधुनिक उपन्यास के उद्भव और विकास पर विचार करते हैं वह वस्तुतः रूप और विन्यास की दृष्टि से जो यूरोपीय संस्कृति हमारे पास आया है। यानी यूरोप में जो उपन्यास लेखन की परंपरा रही है उसमें उपन्यास के स्वरूप और जो तत्व और जिस तरीके से जो उपन्यासकार है, जो लेखक है, उन्होंने विचार किया है, उसका प्रभाव हमें हिंदी की उपन्यास लेखन परंपरा में दिखाई देता है। यानी यूरोपीय में जो संस्कृति चल रही थी उपन्यास लेखन की, कैसे उसमें विषय वस्तु थी, उसमें तत्व क्या थे, उसके अंतर्गत क्या उनकी परंपराएं थी, क्या उसका स्वरूप था, वो सब हमें हिंदी के उपन्यास में देखने को मिलता है, जो यूरोप से प्रभावित होकर हमने लिया है। 17वीं 18वीं शताब्दी में आगे चलकर इंग्लैंड से बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, जिसमें उन महत्वपूर्ण उपन्यासों का प्रभाव आगे चलकर हम हिंदी जगत में देखेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख जो उपन्यासिक रचनाएं हैं वो हैं रॉबिन्सन क्रूसो, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें कथा बिंदु मिलते हैं। बहुत चर्चित रचनाएं रही हैं। इनका हिंदी में अनुवाद भी हमें देखने को मिलता है और बहुत ही लोकप्रिय भी रही हैं। बाल समुदाय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही रोचक और प्रेरक रचनाएं रही हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स तो CBSE में जो 10th क्लास है उसमें पढ़ने को मिलती है और हिंदी में इनका जो है विक्रय बहुत ही बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे फ्रांस, जर्मन, रूस आदि में भी जो उपन्यासकार हैं, वो जो कथाकार हैं, वो हमारे सामने आए, जिनमें प्रमुख जो हैं चार्ल्स डिकेंस, गेटे, पुश्किन, तोल्स्टॉय, गोर्की आदि जो विश्व प्रसिद्ध रचनाकार हैं वो हमारे सामने आए। भारतीय अनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ और उनको खूब पढ़ा गया और उनको सराहा भी गया। तोल्स्टॉय की एक रचना है वार एंड पीस, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, जिसको हिंदी में युद्ध और शांति के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है। लोग उसका उल्लेख आज भी करते हैं। जब भी उपन्यास की बात हम करते हैं तो इस उपन्यास की चर्चा आज भी की जाती है। जो युद्ध और शांति या वार एंड पीस जो तोल्स्टॉय का उपन्यास है उसकी चर्चा आज भी की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कि हिंदी में जो उपन्यास लेखन का शुभारंभ है वो 19वीं शताब्दी से हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी उपन्यास ने भारतीय
को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। ये हम तुलना करके भी देख सकते हैं और देख भी पाते हैं। परिणामतः सबसे पहले अंग्रेजी की इस औपन्यासिक रचनाओं का औपन्यासिक श्रृंखला या परंपरा का प्रभाव हम भारत के बंगाल औपन्यासिक रचनाओं पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजियत का जो मार्ग था भारत में आने का वो बंगाल की साइड से हुआ था। तो उसी तरीके से उपन्यास जो अंग्रेज़ों का आ रहा था वो भी बंगाल की साइड से ही हमें देखने को मिला है। बंगाल की साइड में बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चरण, ये 3 बड़े महान कथाकार या महान उपन्यासकार या रचनाकार हैं जो बांग्ला भाषा की हैं, जिनका अनुसरण बाद में हिंदी के उपन्यासकारों, कवियों, कहानीकारियों ने किया, क्योंकि इनका जो बहुमुखी व्यक्तित्व था, इनका जो साहित्यिक अवदान और पर्दे था, वो निश्चित रूप से ही हिंदी के लिए भी बहुत ही उपकारी रहा है। जो बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चरण जो थे, इनसे प्रभावित होकर हिंदी के जो लेखक वर्ग था उन्होंने भी इनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए इस तरीके से रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी है। 19वीं शताब्दी में इंशा अल्लाह खां का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने जो रानी केतकी की कहानी लिखी है, इसकी बड़ी चर्चित ही कहानी रही है वो। इस कहानी में उपन्यास के जो बीज हैं वो हमें दिखाई देते हैं, यानी जो कथा बिंदु है, जो कथानक की आधार भूमि है, वो इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है। तो जो रानी केतकी की कहानी, ये कहानी भले ही हो लेकिन इसमें हमें उपन्यास के तत्व दिखाई देते हैं। इसके बाद लल्लू जी लाल ने सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर जैसी रचनाएं लिखी। ये जो रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर, ये न तो पूर्णतः कहानी है और न ही पूर्णतः ये उपन्यास है। मतलब ना तो ये पूरी कहानी ही है और ना ही ये पूरी तरीके से उपन्यास ही है, लेकिन उस उपन्यास के तत्व भी दिखाई देते हैं और कहानी के तत्वों का भी समावेश हमें दिखाई देता है। तो इन दोनों रचनाओं ने बहुत बड़े स्तर पर हिंदी को जो पाठक वर्ग है उसको जोड़ा है, और इनके पाठकों ने इन रचनाओं को खूब पढ़ा, उनका आनंद लिया और मनोरंजन भी लिया है। लल्लू जी लाल के बाद सदन मिश्र की एक कहानी है जटमन गोरा की बादल, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है हिंदी जगत में, जिसका बहुत ही स्वागत हुआ है। प्रारंभ में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक रचना है राजा भोज का सपना नाम से एक रचना हमारे सामने आती है, जिसमें कथात्मकता का बड़ा सुंदर निवेश हमें मिलता है। ऐसी न जाने कितनी अनेक रचनाएं और भी हैं जो कथा साहित्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य के खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक युग है। उसमें हम इन रचनाकारों को इन रचनाओं के माध्यम से देख सकते हैं कि हिंदी उपन्यास की आधारशिला का निर्माण हो रहा था। जैसे रानी केतकी की कहानी में हमें उपन्यास के तत्व दिखे, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर जैसी रचनाओं में हमें उपन्यास के तत्व दिखे, तो एक तरीके से आधारशिला जो थी उपन्यास की वो तैयार हो रही थी, बुनियाद तैयार हो रही थी, जिस पर आगे चलकर एक बड़ा सशक्त तथा बड़ा सुदृढ़ और एक ऊंचा महल खड़ा हुआ। और आज हम औपन्यासिक दृष्टि से अपने आप को जो हिंदी में बहुत बड़ा संपन्न मानते हैं, वो उपन्यासों का जो सर्जन हुआ है, उसका जो विषय वस्तु और जो कथानक जो वैविध्य है और जो भाषा शिल्प के जो नए नए प्रयोग हैं, वो अद्भुत हैं। इस दृष्टि से हम आज अपने आप को बहुत ही उपन्यास की दृष्टि से समृद्ध मानते हैं। फारसी कथा साहित्य का प्रभाव भी कुछ हिंदी साहित्य या उपन्यास साहित्य तथा कथा साहित्य पर हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ तो हमें पता है कि अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का राज था, तो उस टाइम पे उर्दू, अरबी, फ़ारसी का एक दौर भी रहा है, क्योंकि वो मुग़लों का युग था। तो ऐसी रचनाओं का प्रभाव भी हमें हिंदी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके अंतर्गत बहुत सारी जो रचनाएँ हैं, जैसे किस्सा तोता मैना, चार दरवेश, जागे बहार, किस्सा हातिम ताई, दास्ताए अमीर हमामा और इसी तरह से तिलिस्मे हिस्स रोजा जैसी बहुत सी रचनाएं जो प्रकाशित हुई, जिनको बहुत बड़ा पाठक वर्ग मिला। ऐसी रचनाओं में अभिरुचि ली और उनको परस्पर प्रचार प्रसार भी मिलता गया। और जो कथा साहित्य का परसीकरण है, जो फारसीकरण है, यह भी हमें देखने को मिलता है।
पर। तो हमने जाना कि कैसे 19वीं शताब्दी में कैसी परिस्थितियाँ रही हैं, कैसे उपन्यास जो है संस्कृति से, फ्रांस जर्मन आदि से जो हमारे पास जो उपन्यास विधा आई है। तो आज की इस वीडियो में इस विधा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो हमने यह आज बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा की है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।